गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की जो बुक चल रही थी उसमें आज हम अपना लेसन 6 शुरू करने जा रहे हैं। लेसन 6 जो है उसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है बच्चों, 5th लेसन हमने कंप्लीट किया है। उसका एक पार्ट सेकंड था जो हमने नहीं पढ़ा है, जो हमारा कोर्स से हटा दिया गया है। हम इसी तरह लेसन 6 जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री का, इसके अंदर भी हमको आगे आगे का पार्ट पढ़ना है। लास्ट का जो फैक्ट्री मालिक से रिलेटेड है वो उसमें भी हमारा कोर्स से हटा दिया गया है। जहाँ तक हमारा कोर्स में है वहाँ तक हम पढ़ेंगे बच्चों। जो हमारा टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील है, पेज नंबर 74, वहाँ से कोर्स में से हटा दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस लेसन के अंदर हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत के अंदर हमारा जो कपड़ा था और जो लोहा और इस्पात उद्योग थे, जो विश्व के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी स्थिति में भारत जो था, उस उद्योग के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय जो कपड़ा था और भारत के जो लोहा इस्पात उद्योग था वह पूरे विश्व में इतना फेमस था। भारत की कारीगरी और उद्योग जो थे बहुत फेमस थे। उसकी क्या दशा रही, भारत के अंदर ब्रिटिश शासन जब आया उससे पहले इसकी स्थिति क्या थी, उनकी आने के बाद उनकी स्थिति क्या हो गई, किस तरीके से भारत के उद्योगों को ब्रिटिश के कपड़ा उद्योग से हमारा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम यहाँ पर सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक चित्र मैं आपको यहाँ दर्शा रही हूँ। इस चित्र में जो कि एक सूरत के बंदरगाह का चित्र है और वहाँ पर जो व्यापारिक जहाज हैं वो दिखाए गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि भारत में सबसे पहले, जो कि आप जानते हैं कि पहले व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण जरिया था जहाज, यानी कि जल यानों से हमारा माल विदेशी व्यापार हुआ करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजा जाता था, तो इन जहाज़ों के माध्यम से हिंद महासागर के रास्ते से व्यापार हुआ करता था। तो भारत के पश्चिम तट पर गुजरात में स्थित जो सूरत पर हिंद महासागर के रास्ते होते हुए व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में था। जब भारत में ब्रिटिश और डच यानी पुर्तगाली और जब ब्रिटिश आए तो इसकी शुरुआत जो व्यापार की थी 17वीं शताब्दी में इसी बंदरगाह से हुई थी, और उस वक्त ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला व्यापारिक बंदरगाह था जहाँ पर हमारा विदेशी व्यापार यानी माल आता जाता था। जब 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज हमारे यहाँ पूरी तरह स्थापित हो गए और उन्होंने व्यापार किया, तब उन्होंने दूसरे बंदरगाह जहाज के माध्यम से माल का आना जाना किया, और इसी कारण सूरत जो बंदरगाह था जहाँ से व्यापारिक जहाज माल ले जाया करते थे, इसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, तो ये दृश्य था सूरत के बंदरगाह का और उस पर खड़े व्यापारिक जहाजों का। अब हम इस पाठ के माध्यम से हम हमारे कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, इन दोनों उद्योग का अध्ययन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर अपने पांव भारत में जमाए तो भारतीय कारीगर जो कि हमारे बुनकर थे, जो कपड़ा बनाया करते थे, और जो हमारे उद्योग है उनकी दशा क्या थी। ठीक है, आधुनिक विश्व की औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से अगर हम बात करें आज के हमारे औद्योगिक वातावरण की, तो आप सभी जानते हैं कि लोहा और इस्पात के बिना कोई भी मशीन नहीं बनती है, और आज का युग पूरा मशीनी युग है। तो अगर कहेंगे कि आज के आधुनिक उद्योगों का अगर आधार कोई चीज़ है तो वो है हमारा स्टील उद्योग ही, यानी लोहा और इस्पात उद्योग ही। ठीक है, क्योंकि किसी भी मशीन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे बुनकर यानी सूती कपड़े की मशीनों के उत्पादन में भी 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बनाया। कैसे बनाया, एक लंबी कहानी है। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात कारखाना भी पनपने लगा, यानी उसकी इंडस्ट्री वो भी पनपने लगी, तो कपड़े के साथ साथ स्टील इंडस्ट्री में भी ब्रिटेन जो था बहुत अव्वल दर्जे का हो गया। और यही कारण है कि ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। अगर आपसे प्रश्न बनता है यहाँ पे कि दुनिया का कारखाना किसे कहा गया 1850 में, ब्रिटेन को कहा गया। हुआ क्या कि जब भारत के अंदर ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच ये जो हमारे यहाँ व्यापार करने आने लगे, तो भारत क्या है सबसे ज़्यादा
उत्पादन करने वाला था। जो कपास थी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित, भारत का जो कपड़ा था वो पूरे विश्व भर में फेमस था। अब धीरे धीरे ब्रिटिश ने आके क्या किया, भारतीय जो बुनकर उद्योग था यानी कपड़े बनाने के कारखाने थे या बनाने वाले थे, उनको किस तरीके से दबाया और किस तरह से अपने कपड़े को लाकर भारतीय बाजारों में बेचकर भारतीय इंडस्ट्री को प्रतिस्पर्धा का सामना करने पर मजबूर दिया, इसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध है। यानी ब्रिटेन ने जो उद्योगों में अपनी एक मजबूत स्थिति बनाई और भारत पर जो ब्रिटिश ने शासन किया और उपनिवेशीकरण हुआ, इनका आपस में एक बहुत संबंध है। कहते हैं कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में था, ब्रिटेन के लोग भारत में आए, उन्होंने किस तरीके से भारत पर शासन किया और भारत के उद्योग धंधों को दबाते हुए अपनी जो बनाई हुई उत्पादित चीज़ें थी उसके बाजार को किस तरीके से हथियाया और भारत को दबाया, इनमें आपस में बहुत संबंध है। आपने लेसन 2 में भी पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए, अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए भारत के अनेक भूभागों पर, राजाओं पे, नवाबों पर, उन सब पर कब्जा करते हुए किस तरह से व्यापार पूरी तरीके से अपने अंडर में किया, कैसे व्यापार का ढांचा बदला, इस बारे में बताया जा चुका है। 18वीं शताब्दी के आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें ले जाकर अपने इंग्लैंड और जो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज थे उनमें ले जाकर बेचती थी। इस तरह क्रय विक्रय से उसे क्या होता था, जो ये बेचा खरीदी करती थी, यहाँ से खरीदती थी, वहाँ ले जाकर ऊंचे दामों में बेचती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या होता था, प्रॉफिट होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और वहाँ के उद्योगपति को भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए विशाल बाजार के रूप में दिखने लगा। क्या हुआ कि ब्रिटेन में वस्तुएं उत्पादित होती थी क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, मशीनें थी, तो वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल जो होता है कच्चा माल, जो कि जिसमें भारत उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा आगे था, तो ये क्या करते थे, सस्ते दामों में कच्चे माल को ले जाकर ब्रिटेन ले जाते थे। और ब्रिटेन की जो मशीनरी, जो औद्योगिकरण हो चुका था, वहाँ पर स्टील इंडस्ट्री बढ़ चुकी थी, तो वहाँ से क्या करते थे, प्रोडक्ट जो माल उत्पादित होता था उसको लाकर भारत में बेचने लगे, क्योंकि उसको लगता था भारत में बहुत सारे लोग हैं जो उसका इस्तेमाल करेंगे। उनको क्या करते थे, सस्ते दामों में खरीद के ले जाते थे और खुद का माल लाकर महंगे दामों में बेचने लगे। इस तरह से क्या हुआ कि भारतीय बाजार में इंग्लैंड के ब्रिटिश जो माल तो तैयार होकर आता था वो भारत में छाने लगा, और आने लगने से क्या हुआ कि उनको मुंह मांगे दाम मिलने लगे। और भारतीय जो उद्योग थे, इसके ऊपर जो हमारे कुटीर उद्योगों के रूप में लोग जो बुनकर थे, जो कपड़ा बनाया करते थे, जो हमारी कपड़ा इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरह से उस पर असर दिखने लगा। हमारे लोग उतनी बेहतरीन क्वालिटी का और उतना माल कम लागतों पर उत्पादित नहीं कर पाते थे, और यही कारण हुआ कि भारतीय शिल्पकारों को और भारतीय उद्योगों को बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। स्थिति एक समय ऐसी भी आई कि भारतीय उद्योग पूरी तरह से समाप्त होने लगे। इस पाठ में इसी सवाल पर हमारी चर्चा होगी, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जानते हैं, भारतीय कपड़े और विश्व का बाजार। ठीक है, आइए हम कपड़ा उत्पादन पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं, बंगाल पर अंग्रेजों ने जब अपना शासन जमाया तो 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। यानी भारतीय कपड़े की विदेशी बाजार में बहुत ही अच्छी इमेज थी। भारतीय कपड़े लंबे समय तक अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी बारीकी के लिए, अपनी कला के लिए दुनिया भर के अंदर फेमस थे। यहाँ तक अगर बात करें तो हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम मध्य एशिया, इन दोनों में बाहरी रूप से कपड़े का व्यापार होता था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी। यानी वो भारत से आती थी, कपड़े खरीद के ले जाती थी और ले जाकर वहाँ बेचती थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय जो बुनकर थे, जिनके पास जो बहुत हुनर था, कला थी, अंग्रेजी अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्द आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना, उनका अर्थ जानना बड़ा ही मज़ेदार लगता है। भारत में पुकारे जाने वाले नामों को अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने इंग्लिश वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट किया और जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं व्यापार करने के लिए।
नेक्स्ट जो मैं एक चित्र दिखा रही हूँ, ये है हमारी पटोला बुनाई जो 19वीं शताब्दी के मध्य में की जा रही थी। कहाँ है ये पटोला की जो बुनाई है, कि हमारी गुजरात की सबसे फेमस बुनाई में से मानी जाती है, जो बुनकर बनकर तैयार करते थे। ये बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में हुआ करती थी और इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ ये स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई, यानी लोग वहाँ पर भी इस तरह की बुनाई करने लगे। तो भारत का जो ये पटोला बुनाई जो थी, ये गुजरात की सबसे फेमस बुनाई है। आज भी हमारी जो सिल्क की साड़ीज़ है, कॉटन है, इस पे पटोला प्रिंट, पटोला साड़ीज़ के रूप में आज भी विश्व विख्यात है और बहुत मानी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शब्दों में छिपा इतिहास। जो भारतीय बुनकर जो कपड़ा बनाया करते थे, उन कपड़ों को किन किन नामों से विदेशों में आज भी व्यापार किया जाता है बोलकर, उसके बारे में शब्दों का क्या इतिहास है उसको हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यूरोप में भारतीय व्यापारी जो थे, व्यापार से आए बारीक सूत का कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर में अरब के व्यापारी के पास देखा। यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन थे, वे कपड़ा खरीदने के लिए जब इराक आए तो मौसूल शहर में उनको एक बहुत पतला, एकदम झीना झीना कपड़ा, बारीक जो होता है, वो उन्होंने अरब में मौसूल शहर में देखा और इसी मौसूल शहर में देखने के कारण वह बारीक से बुने हुए कपड़े को, जिसको कि हम मलमल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत बारीक होता है, झीना होता है, उन्होंने नाम दिया मसलिन शब्द कहने लगे। क्योंकि किस शहर में पाया गया? मौसूल शहर में, तो मौसूल से उन्होंने शब्द बनाया मसलिन, जो कि हमारी हिंदी भाषा में जिसको हम मलमल का कपड़ा भी बोलते हैं। जल्दी शब्द था पूरे जगत भर में प्रसिद्ध हो गया। हमारे जो पुर्तगाली थे वो मसालों की तलाश के अंदर भारत आए थे और दक्षिणी पश्चिमी भारत के केरल तट पर, जिसे हम कालीकट बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना मसाला रखने के लिए सबसे पहले डेरा डाला। वहाँ पे मसालों के साथ साथ उन्होंने सूती वस्त्र, जो उन्हें बहुत पसंद आया, वह भी वे व्यापार के लिए ले जाने लगे। और कालीकट जो कि केरल का एक हिस्सा है, उस पे निकले शब्द में उन्होंने उस सूती कपड़े को नाम दिया कैलिको का, जो कैलिको के नाम से जाना लगा। इसके बाद हर सूती कपड़े को वे कैलिको के नाम से ही जानने लगे और इसी से ये विश्व में प्रसिद्ध हो गया। ऐसे अनेकों और भी शब्द हैं जो पश्चिम हमारे बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। अब मैं आपको एक चित्र आगे दिखाने जा रही हूँ, जिसमें किसी के द्वारा दिया गया ऑर्डर का एक पन्ना है, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास, यानी व्यापारी जिससे कि वो माल खरीदते थे, उनके पास भेजा था। इस चित्र से आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या नाम से हमारे जो चीज़ें होती थी उसको मंगाया जाता था। वही के मुताबिक इस साल कपड़े में 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला। अब आता है कि थान क्या होते हैं। थान को आप नहीं समझ सकते, यदि आप भाई के पन्ने को पलटेंगे तो आपको पता लगेगा कि सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का, यानी क्वालिटीज़ का यहाँ पर वर्णन है, जिक्र किया गया है। और यूरोप व्यापारी जो थे उन्हें पिट्स गुड कहते थे। क्या कहते थे? पिट्स गुड, है ना, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। यानी एक अगर थान की बात करें, यानी जो आज अपन देखते हैं ना कपड़ा लपटा हुआ होता है, तो वो कपड़ा 20 मीटर तो लंबा होता था और जो उसकी वृत्त होती, चौड़ाई जो होती है ना, वो होती थी 1 गज चौड़ी। यानी अर्ज जो होता था वो 1 गज चौड़ा होता था और जो लंबाई होती थी उस थान की कपड़े की पूरी, वो 20 गज के बराबर होती थी। मीटर का शब्द का प्रयोग उस टाइम नहीं होता था, उस टाइम गज, तो उसको ये बोला करते थे पिट्स गुड्स। ठीक है, अब हम एक ये यहाँ पर दृश्य दिखा रही हूँ जिसके अंदर एक ऑर्डर का पन्ना है। ठीक है, ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर, उनकी बही का एक पन्ना जो 1730 के अंदर लिया। गौर से देखेंगे तो इस बही में किस किस तरह की एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मांगने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़ा बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। इस कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेचा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक और यहाँ चित्र दिखा रहे हैं जो जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत के अंदर। जामदानी एक तरह की बारीक मलमल होती है, उस पर करघे से सजावटी चित्र बुनकर
बनाए जाते हैं। इनका रंग जो है स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। जो इस चित्र में आप देखेंगे तो जामदानी वर्क, जैसे आज भी हमारे शादी ब्याह के जो लहंगे बनते हैं, बड़ी महंगी साड़ियाँ बनती हैं, उनमें सोने के तार का प्रयोग धागों के रूप में किया जाता था। और ये जामदानी वर्क आज भी हमें हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं उनमें देखने के लिए मिलता है, और बहुत ही उम्दा रूप में ये कारीगर हमारे बुनकर बनाए करते। बंगाल स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं इस जामदानी बुनाई के। ठीक है, अब आइए आगे हम पढ़ते हैं। भाई में विभिन्न किस्मों के नामों को देखेंगे। तो थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती वस्त्र को शामिल किया गया थे। ये व्यापारी शीट्स, कोसा, खाका या बांधना कहते थे। अपन जिनको बांधनी प्रिंट कहते हैं ना, बंदेज बोलते हैं, बांधा हुआ। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी के शिंट शब्द कहाँ से आए? जी हाँ, हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं छीट के कपड़े। ठीक है, छीट शब्द से निकला है। छीट यानी रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे छापे के कपड़े को हम कहते हैं ना छीट का कपड़ा। तो वो छीट से शब्द निकला है क्या? शिंट्स। क्या निकला? शिट्स। ठीक है, अब आता है 1680 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप में छापादार सूती वस्त्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे, सस्ती कीमत की वजह से भारत के कपड़ों का पूरे विश्व में एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान जो ड्रेसेस थी वो पहनना पसंद करती थी। बांधना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंगों के छापेदार गुलोबंद में किया जाता था। इसी शब्द हिंदी में बांधना शब्द से निकला है। इसी श्रेणी में चटक रंग वाले बहुत सारे ऐसे किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने रंगराजी विधियों से बनाया जाता था। यानी पहले उनको बांधा जाता था धागों से, फिर उनको कलर में डुबोया जाता था, फिर बांधा जाता था, फिर उन्हें डुबोया जाता, यानी उसको रंगरेज रंगा करते थे और इस विधि से ये कपड़े को तैयार किए थे। भाई में दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र हुआ है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिया है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर। इन शब्दों में व्यापक रूप से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। यहाँ पर एक और मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ जिसमें बांधना, जिसमें टाई एंड डाई शब्द आपने सुना होगा। ये 20वीं सदी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य में गुजरती हुई लकीरों को आप देख रहे होंगे और जान रहे होंगे ऐसा क्यों। दरअसल ओढ़नी को बांध कर फिर उन्हें रंगा जाता था। रेशमी कपड़ों के टुकड़ों पर सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे स्थान से सिल दिया जाता था। बांधना श्रेणी के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात के अंदर बनाए जाते हैं। एक और चित्र है यहाँ पर जो कि है अपना मूसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के बारीक कपड़े पर छीट के प्रिंट जो कि 19वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हुए। इराक और यूरोप में निर्यात होने वाला छीट इसके बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो बच्चों, आज हम कपड़ों के बारे में पढ़ा कि कैसे इनके नाम हमारे विश्व में फेमस हुए और किस तरीके से भारतीय कपड़ों की विश्व में पहचान थी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।